हमारे आज मेहमान हैं मेघनाथ बोस साहब, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। खबर आई है, उन्हीं का एक्सक्लूसिव है। पिछले साल आपको याद होगा मैंने उनका इंटरव्यू किया था अपने शो पर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये पाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे बड़ा फार राइट ऑर्गेनाइजेशन, मैं तो कहूँगा दुनिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने एक लॉबिंग फर्म को हायर किया था यूनाइटेड स्टेट्स में लॉबिंग करने के लिए। अब इसके बारे में जब इनकी रिपोर्ट आई उसके बाद आरएसएस का डिनायल भी आया था, लेकिन उनके पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर ने फिर इसकी तस्दीक भी कर दी थी, फिर डिलीट भी कर दिया। अब ये खबर मेघनाथ और बिप्लब कुमार दास दोनों रिपोर्टर्स ने ये पाया है कि पिछले साल दिसंबर के आखिर में आरएसएस का नाम उस फॉर्म के साथ जो जुड़ा हुआ था उसने बदल के किसी शर्मा जी को डाल दिया है, विवेक शर्मा साहब। मतलब आरएसएस उनका अब क्लाइंट नहीं रहा क्या? क्या इसका ये मतलब है? आरएसएस क्या कंट्रोवर्सी होने के बाद उसने अपना ये बंद कर दिया? ये हमारा सवाल है। मेघनाथ बोस हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। गुड आफ्टरनून मेघनाथ, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू मनी, अच्छा लगा ज्वाइन करके। मेघनाथ बताइए ये हुआ क्या है? मतलब आपने लास्ट टाइम जो मुझे याद है जो रिपोर्ट आई थी प्रिज्म में, उसमें आप लोगों ने कहा था कि इन्होंने स्क्वायर पैटर्न बॉग्स को एक दूसरे एजेंसी के जरिए हायर किया था और आपने फिर पाया था कि ये लॉबिंग कर रहे थे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए टू टारगेट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ये था। अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना ये ड्रॉप कर दिया है। हाँ, तो हम लोग 12 नवंबर को आर्टिकल पब्लिश किए थे, इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किए थे विप्लव और मैंने प्रिज्म पे, जैसे आपने कहा जी। तो उसके तुरंत बाद 13 नवंबर को आरएसएस ने डिनाई कर दिया था स्टोरी। और इंडियन मीडिया में खास करके इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में स्टोरी ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन में छापा था कि आरएसएस कांग्रेस के एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के एलिगेशन को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टोरी छपने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई लीडर ये मुद्दे को उठाए थे। तो इंडियन मीडिया में ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम पब्लिकेशंस है, ये ना लिखने के बजाय कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ के मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, डिस्क्लोजर्स है, वो उस पर ध्यान देने के बजाय ये लिखने लग गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग ये आरोप उठा रहे और आरएसएस ने इसका पूरा डिनाई कर दिया, डिनायल डाल दिया है। तो ये स्टोरी 13 नवंबर को इंडिया में चला। उसके बाद कुछ दिन बाद 21 नवंबर को आरएसएस का खुद का पब्लिकेशन ऑर्गेनाइजर ने आर्टिकल छापा, जिसमें वो लिखे कि भाई हम आरएसएस ने जो किया है बिल्कुल सही तो किया है, जैसे लॉबिंग किया है यूएस में, बट एकदम कायदे से किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डाला, फिर उस पे ऑनलाइन रिस्पॉन्स डाला कि ऐसा लग रहा है कि आरएसएस खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एक साइड पे आरएसएस कह रहा है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसे कोई लॉबिंग नहीं किए यूएस पे, दूसरे साइड पे कह रहा है कि नहीं, जैसे हम लोग ने लॉबिंग किया है बट एकदम सही तरीके से किया है। तो जैसे ही मैंने ये डाला कि आरएसएस खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का पब्लिकेशन है तुरंत वो आर्टिकल को डिलीट कर दिया, हटा दिया, पेज नॉट फाउंड आने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रेशर था वो जारी था। यूएस में लोग पिटीशन बनाए थे कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके बताइए कि इंडिया का ऐसे फार राइट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर रहा है यूएस में नियम कानून को उल्लंघन करते हुए, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, वो अथॉरिटीज को, इंडियन सरकार को लिखा कि ऐसा हुआ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रेशर जो था, और हम लोग भी जो हमारे रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग भी जो अथॉरिटीज को एक राइट टू रिस्पॉन्ड देते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट देते हैं, तो हम भी अथॉरिटीज को पूछे थे क्या ये जो ऐसे जो सारे नियमों का लग रहा है, मतलब कंसर्न्स रेज हो रहा है कि शायद उल्लंघन हो रहा है। फिर जैसे आरएसएस एक फॉरेन एंटिटी है, बट फॉरेन एंटिटी
लिखा नहीं था कि वो फॉरेन एंटिटी है अपने फॉर्म्स में, ठीक है। तो ये सब सारे हम सवाल अथॉरिटीज को पूछे थे। तो उस पे अथॉरिटी से तभी साफ साफ कोई जवाब नहीं आया था कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, उस पर हमें जवाब नहीं दिए थे। बट उसके कुछ हफ्ते बाद ये पता चला कि दिसंबर के एंड में जो स्क्वायर पैटर्न बॉग्स है, जो लॉबिंग फर्म है, जो कंपनी है, जो आरएसएस के बिहाफ पे लॉबिंग कर रहे थे यूएस कांग्रेस के मेंबर्स को, ये पता चला कि स्क्वायर पैटर्न बॉग्स ने दो चीज किया। पहले तो वो लोग रेट्रोएक्टिवली, मतलब होने के बाद में डॉक्यूमेंट में बदलाव किए, चेंज किए और ये अमेंडमेंट डाले कि उनका क्लाइंट आरएसएस था ही नहीं, उनका क्लाइंट एक विवेक शर्मा बोल के एक आदमी था, जिसके बारे में हम पहले लिखे थे। उसका एक वो सुपरवाइज कर रहे थे वो लॉबिंग ऑपरेशन को कुछ हद तक, ठीक है। तो ये पहला उन्होंने चेंज किया। उसके बाद दिसंबर 29 को दूसरा चेंज उन्होंने स्क्वायर पैटर्न बॉग्स ने डाला और ये बोला कि हमारा जो ये लॉबिंग ऑपरेशन है ये खत्म हो चुका है, ये हम टर्मिनेशन रिपोर्ट डाल रहे हैं। तो साफ तौर पे अगर मतलब शॉर्ट में कहा जाए, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन छपने के कुछ ही हफ्तों बाद और वो इन्वेस्टिगेशन में ये हम लोग लिखने के बाद कि आरएसएस का जो लॉबिंग कैंपेन है यूएस में कैसे अजीबोगरीब तरीके से किया जा रहा था, नियमों के उल्लंघन करके किया जा रहा था, वो इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही हफ्तों बाद आरएसएस का ये जो लॉबिंग ऑपरेशन है ये खत्म कर दिया गया दिसंबर 29 को। तो हर दिन तो ऐसा होता नहीं है कि आपका स्टोरी का कोई ऐसे बड़ा कोई इम्पैक्ट हो, बट इस स्टोरी पे जरूर लग रहा है कि हमारे रिपोर्टिंग के बाद आरएसएस का ये जो ऑपरेशन जो बहुत ही अजीब तरीके से किया जा रहा था, बहुत ही एक शेडी नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा था, इस पे रोक लगाया गया है। ये जैसे हम लोग इंडिया में थे, जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, जो जब भी कोई इम्पैक्ट होता था हम टाइम्स इम्पैक्ट करके स्टोरी का जब इम्पैक्ट होता वो ठप्पा लगा करके चलाते थे, रिएक्टिंग टू आवर स्टोरी दिस हैज बीन डन, सो इट मस्ट बी रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। तो ये जो पिछली रिपोर्ट में छपा था नवंबर में, जो आप लोगों ने लिखा था कि $3,30,000 दिया जा चुका था स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को आरएसएस की तरफ से, नहीं अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, $3,30,000 दिया गया था 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में। और इतना इन्वेस्ट करने के बाद क्या वजह आन पड़ी है कि सब पूरे ऑपरेशन को ही टर्मिनेट कर देना पड़ा? आपको क्या लगता है? विप्लव? हाँ बिल्कुल। तो मैं बता दूं बिप्लब दास भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जिन्होंने ये किया था ये इन्वेस्टिगेशन मेघनाथ बोस के साथ। बिप्लब दास, गो अहेड जी। हाँ बिल्कुल, एंड ग्रेट टू बी बैक। और मैं इस पहलू के बारे में 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 3,30,000 जो आपने बताया अभी डॉलर्स जो उन्होंने खर्च किए उसके बाद भी उन्होंने खत्म किया। एक तो चीज है कि उन्होंने जो Q3 का उन्होंने अमेंड करके जो 29 तारीख को मेघनाथ ने बोला, दिसंबर की 29 तारीख को उन्होंने Q3 का एक टर्मिनेशन रिपोर्ट निकाला। वो Q3 रिपोर्ट उन्होंने पहले ही पब्लिश कर चुके थे, अक्टूबर में वो पब्लिश कर चुके थे। उन्होंने तब नहीं बोला था कि वो टर्मिनेशन है, और तब उन्होंने नॉर्मली जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होते हैं लॉबिंग जो नियम अनुसार यूएस में आपको फाइल करने होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने किया। तो ये रिट्रोएक्टिवली जो शब्द मेघनाथ ने प्रयोग किया है, तो ये एक रिट्रोएक्टिव एक्शन था, जिससे दिखाता है कि शायद हमारे रिपोर्टिंग के बाद जो चर्चा हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ आरएसएस के ऊपर, तो उसके डायरेक्ट रिजल्ट की वजह से उनको ये करना पड़ा। और इनको करना पड़ा 2-3 चीजों के वजह से। एक तो है कि हमने एक बड़ा लीगल कंसर्न जो हमको एक्सप्रेस किए थे, वो थे इधर यूएस के, अमेरिका के सब बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट्स। एक लीगल एक्सपर्ट है बेन फ्रीमन नाम के है, वो क्विंसी इंस्टीट्यूट से होते हैं। वो लॉबिंग के बारे में और फॉरेन इन्फ्लुएंस के बारे में वो बहुत उन्होंने रिसर्च किया है, और वो एक लीगल एडवाइजर एक्सपर्ट भी है, वो लीगैलिटीज के बारे में उनको बहुत पता है, नियमों के बारे में यूएस में। तो उन्होंने बताया था कि ये जो है आरएसएस बिल्कुल ही एक फॉरेन एंटिटी ही है इस जो ऑपरेशन में, और उनको उस हिसाब से लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट जो है, जो नियम है लॉबिंग के, उस हिसाब से उनको ये एडमिट करना था, उनको ये डिस्क्लोज करना था, या फिर लॉबिंग फर्म को ये डिस्क्लोज करना था कि आरएसएस एक फॉरेन एंटिटी है। वो तो एक पहला
पहला मुद्दा वो हो गया। दूसरा मुद्दा ये भी था कि क्योंकि वो एक फॉरेन एंटिटी है और उनका जो रिश्ता है भारत सरकार के साथ, या फिर भारत सरकार नहीं, भाजपा के साथ, जो भाजपा शासन में है, अभी सत्ता में है भारत में, तो इंडियन गवर्नमेंट में या फिर बीजेपी के साथ जो उनका रिश्ता है वो क्लियर है इंडिया में। रिसर्च तो ये बताता है कि आरएसएस बहुत क्लोजली काम करता है, और उस तरह के रिश्ते के साथ आरएसएस को बेन फ्रीमैन ये बताया था कि उनको बहुत ये कंसर्न है कि लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट के बजाय उनको शायद फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो एक दूसरा कानून है, जो एक दूसरा कानून है यूएस में, जो फॉरेन एजेंट्स को या फिर फॉरेन एंटिटीज को रेगुलेट करते हैं या फिर उनको उनके इन्फ्लुएंस को रेगुलेट करते हैं, और जिसके मुताबिक उनको बहुत कई ज्यादा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि वो लोग वो ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, पब्लिक को डिस्क्लोज करना होता है। तो उसके अंदर आरएसएस को रजिस्टर शायद करना था। तो वो एक बहुत बड़ी लीगल कंसर्न बेन फ्रीमैन ने और दो तीन और काफी जाने माने एक्सपर्ट्स ने हमें बताया था। तो इन सब मुद्दों की वजह से हमें लगता है कि आरएसएस को उनको ये शायद, या फिर उनको ऑलरेडी पता था, या फिर ये खुले में आ गया कि वो लोग काफी शेडी तरीके से, काफी चुपचाप ये लोग एक लॉबिंग ऑपरेशन चला रहे थे। तो उसको उन लोगों को बंद करना पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो लोग $330,000 ऑलरेडी खर्च कर चुके थे। ये विवेक शर्मा जी का जो जिक्र आया है कि बस रिप्लेस कर दिया, अब वो क्लाइंट थे, अब तो खैर वो भी नहीं है, बता रहे हैं, अज्यूमिंग दैट्स व्हाट इट मीन्स कि हमारा पूरा ऑपरेशन ही ख़त्म कर दिया है, विवेक शर्मा जी के लिए भी नहीं किया जा रहा है। तो ये कौन है, क्या आपको पता चला है? हाँ, विवेक शर्मा एक बिजनेसमैन है, यूएस बेस्ड बिजनेसमैन है। वो एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। उस कंपनी का नाम है कोहेरेंट लाइफ साइंसेज, जो कि पहले जाना जाता था सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। वो एक हैदराबाद में बेस्ड एक कंपनी है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशन यूएस में भी है। और हमें जिस हद तक पता है, विवेक शर्मा खुद यूएस में बेस्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो भारतीय है या अमेरिकन है। उनका सिटीजनशिप हमें नहीं पता, लेकिन वो इतना पता है उनके एड्रेस के मुताबिक, लॉबिंग जो फॉर्म में आया है उनका एड्रेस और उनके कंपनी के एड्रेस के मुताबिक वो यूएस में रहते हैं। और दूसरा चीज ये है, और उनका फिर ये तो मतलब प्रश्न उठता है कि विवेक शर्मा का रिश्ता क्या है आरएसएस से, क्योंकि पहले तो उनका नाम आया था लॉबिंग रिपोर्ट में कि विवेक शर्मा इन्वॉल्व थे। और दूसरी चीज ये है, अभी दिसंबर में इन्होंने जब अमेंडमेंट रिपोर्ट्स फाइल किया, जब इन्होंने आरएसएस का नाम हटाकर विवेक शर्मा का नाम लगा दिया, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी जो लॉबिंग इशू है, तो एक तो क्लाइंट तो उन्होंने आरएसएस को हटा के विवेक शर्मा बना दिया, लेकिन लॉबिंग इशू सेम ही रहा। वो लॉबिंग इशू पहले जो था कि इंट्रोड्यूस द आरएसएस टू यूएस ऑफिशियल्स, अभी भी वो अगर आप देखें विवेक शर्मा के नाम होते वक्त भी इंट्रोड्यूस द आरएसएस टू यूएस ऑफिशियल्स ही है। तो अभी उनका रिश्ता क्या है, वो अभी भी वो काफी मतलब दिलचस्प चीज है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। विवेक शर्मा, हमें जिस हद तक पता है, संघ परिवार का जो एक एकल फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, वो लोग काफी सारे स्कूल्स चलाते हैं, इंडिया में चलाते हैं। वो एक नॉन प्रॉफिट 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड, जो एक नॉन प्रॉफिट है, रजिस्टर्ड है यूएस में, लेकिन वो लोग चलाते हैं बहुत सारे स्कूल्स इंडिया के गांव में, रूरल इंडिया में चलाते हैं बहुत सारे स्कूल्स। और उनके बारे में बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है, जिस रिपोर्टिंग में पाया गया है कि वो लोग संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है या हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो सिखाते हैं बच्चों को, और बहुत एक छोटी उम्र से सिखाते हैं। और उस जो एकल फाउंडेशन है, उनके फाउंडेशन में, उनके वेबसाइट्स में विवेक शर्मा का नाम पाया गया है, और यही विवेक शर्मा, और उनको एक मेंटर के नाम पे बुलाया गया है इस फाउंडेशन में। उनको मेंटर का टैग दिया गया है उनके वेबसाइट। तो ये हमें एक संघ परिवार के साथ उनका रिश्ता हमें मिला है। और उसके अलावा उनका किस हद तक इसमें लॉबिंग में इन्वॉल्वमेंट था, उनका कुछ मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट था, या फिर उनका कुछ पर्सनल इन पर्सन जाके उन्होंने कुछ लॉबिंग ऑन बिहाफ किया था आरएसएस के लिए, वो सब अभी भी हमें शायद
अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन हम इन सब चीजों में इंफर कर सकते हैं, उनके संघ परिवार के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ इंफर कर सकते हैं बहुत हद तक वो इन्वॉल्व थे। हालांकि देखिए मनी, बात ये है कि जो इंडिया में जो आरएसएस के बारे में बोलते हैं ना, आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। बहुत लोग सवाल उठाए कि क्या आरएसएस के पास बैंक अकाउंट भी है अगर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस टैक्स नहीं देता है। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा है, पिछले साल ही कहा था नवंबर में, कि आरएसएस एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। और ये भी कहा था कि हिंदू धर्म का भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आरएसएस का जो है, ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वाला जो लॉजिक है, ये इंडिया में तो चल जाता है बिना किसी स्क्रूटिनी के, है ना, बिना किसी कार्रवाई के, क्योंकि इंडियन सरकार उनके साथ है। और जब सरकार उनके साथ नहीं भी होते, जब कांग्रेस की या किसी और के सरकार भी होते है, एक हद तक डरे रहते हैं, क्योंकि आरएसएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वाला चीज जो है वो भी इधर भी नजर आए। इधर वो लोग सीधे रजिस्टर नहीं किए बोल के कि आरएसएस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर जब ये चीज सामने आया तो फिर क्या किया, वो नाम बदल दिए, बोला आरएसएस मत बोलो, विवेक शर्मा बोलो। ठीक है, तो विवेक शर्मा एक इंडिविजुअल है। अब वो इंडिविजुअल यूएस में बेस्ड है, तो शायद ये हो सकता है कि उसका कोई जरूरत ना बने कि फॉरेन एंटिटी लिखने के लिए। बट काम तो आरएसएस का ही हो रहा है ना। काम तो मतलब अगर हम ये भी मान ले कि विवेक शर्मा, अगर शुरू से सोचिए कि विवेक शर्मा का ही नाम लिखा था, फिर भी काम तो आरएसएस के लिए ही हो रहा है ना। और आरएसएस का मतलब बेशक इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आरएसएस ने, ये जो लॉबिस्ट थे, आरएसएस ने उनको इवेंट के लिए बुलाया था नागपुर में, उनके बारे में आर्टिकल लिखा था कि देखिए ऐसे ऐसे लोग आए हैं यूएस से। तो ये जो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के जो लॉबिस्ट थे, उनके ये जो काम कर रहे थे, फिर जो इंटरमीडियरी कंपनी के जो हेड थे, ये सारे लोग नागपुर आए हुए थे इवेंट के लिए। तो आरएसएस का बेशक इन्वॉल्वमेंट तो था ही 100%। बट पॉइंट ये है कि आरएसएस इवेंचुअली जब वो अमेंडमेंट किया, या स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने आरएसएस के बिहाफ पे जो लॉबिंग कर रहे थे उस पे वो अमेंडमेंट किया, एक इंडिविजुअल को सामने खड़ा कर दिया और ऑर्गेनाइजेशन का नाम छुपा दिया। पर हमें राकीब हमीद नायक, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब ये सारे चेंजेस को देख के साफ साफ लग रहा है कि ये जो हलचल मची थी ये स्टोरी छपने के बाद, उस पे ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं और उसी वजह से ये चेंजेस किए और फिर ये टर्मिनेशन किया गया। एक आई थिंक कैरावैन में एक स्टडी आई थी जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने मिलकर के किया था कि 2500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं संघ परिवार के जो ऑपरेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे धागे बहुत लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन मेघनाथ, मुझे ये लग रहा है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स ने वो फाइलिंग में आरएसएस डायरेक्टली क्लाइंट है वो नहीं बोला होता तो आप लोगों को भी शायद पता नहीं चलता। और आगे अगर इस तरह से किसी और इंसान के ज़रिए, जैसे शर्मा जी का आपने नाम लिया, कोई और ऐसे इंसान के ज़रिए अगर होता है लॉबिंग, फिर तो पता नहीं चल पाएगा कि ये पीछे वो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पता फिर भी चल सकता है, क्योंकि एज लॉन्ग एज जो लॉबिंग कर रहे हैं, अगर वो इशू सही से बताए, जो इशू है वो आरएसएस के बारे में है, अगर उतना भी बता दे तो वो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि आरएसएस का ये काम चल रहा है। पर अगर वो ये ना बताए कि आरएसएस के बारे में लॉबिंग कर रहा है, और सोचिए ऐसे बता दे कि इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में कर रहा है, या कोई दूसरा चीज पे कर रहे, तो फिर पता करना मुश्किल हो जाएगा कि आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। और देखिए, हम लोग का विप्लव में और बाकी सारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हम लोग का काम ही यही है कि अगर सब कुछ साफ साफ आंखों के सामने दिख ही जाता है तो फिर हम जैसे लोगों का क्या फायदा, है ना। तो ये भी हमारा काम ही ये है, इसीलिए ट्रेन जर्नलिस्ट चाहिए ना, वो ढूंढते रहना। ट्रेन जर्नलिस्ट इसीलिए चाहिए, नहीं तो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन जाएगा जर्नलिस्ट। हाँ कि अगर कोई दूसरे नाम से भी करे या दूसरे उपाय से भी करने की कोशिश करे,
हमारा वो मतलब ढूंढना जारी रहेगा। एंड वही है कि जो मतलब देखिए, लॉबिंग यूनाइटेड स्टेट्स में इलीगल नहीं है, ये लॉफुल ऑपरेशन है जी। बट सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आरएसएस ने लॉबिंग करवाया, जो नियमों का उल्लंघन किया, वो जो लीगल कंसर्न्स उस पे रेज हुए, उस पे सवाल उठे, है ना। कोई मतलब कोई ये नहीं बोल रहा है कि लॉबिंग करना ही इटसेल्फ इलीगल है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आरएसएस के पास ये पैसा कहां से गया। अगर क्या आरएसएस ने पैसा दिया ये 1+ स्ट्रैटेजीज को, या किसी और ने आरएसएस के बिहाफ पे पैसा दिया, जबकि आरएसएस अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। तो मनी ट्रांसफर अगर क्या आरएसएस से हुआ, किसी और से हुआ, ये सारे जो सवाल है, ये सवाल अभी भी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। तो इस पे मतलब हमारा जांच खत्म नहीं हुआ है, और बेशक अगर फ्यूचर में भी वो किसी और नाम के थ्रू करने की कोशिश करे या किसी और इंडिविजुअल के थ्रू करने की कोशिश करे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अकाउंटेबिलिटी इवेट कर लेंगे हम लोग, और आई एम श्योर भी जर्नलिस्ट होंगे जो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि क्योंकि अब देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके आने के बाद से जो है भारत का जो है थोड़ा सा कारण सरकार को दिक्कतें तो आई हैं, वो टैरिफ लगा दिया 50%, अभी भी धमकियाँ दिए जा रही, ये करेंगे वो करेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है। तो फिर क्या इसलिए, क्योंकि ये हुआ भी पिछले साल जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, तो कि वहाँ बात नहीं बने तो फिर आरएसएस को भी फिर उतरना पड़ गया कि हम भी थोड़ा सा करके देखें कि मतलब कुछ बात बने। और अगर आप ये बंद कर रहे हैं तो फिर क्या वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी एक वजह हो सकती है कि वो आगे दिक्कत ना क्रिएट करें? ये एक सवाल है वैसे, आई नो इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता है। देखिए, स्पेक्युलेट तो नहीं, स्पेक्युलेट तो नहीं कर सकते कि क्या क्या वजह है क्या नहीं, पर आपने जो सवाल खड़े किए वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि देखिए, यूएस में अगर कोई सरकार से अफिलिएटेड या सरकार से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉबिंग करता है, तो उस पे एक ज्यादा भारी स्टैंडर्ड अप्लाई करता है लॉबिंग डिस्क्लोजर के, जो फॉरेन एक्ट कहा जाता है, फारा। वो फारा के अंडर रजिस्टर, तो हमने जो सारे दिग्गज स्कॉलर से बात की, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पे स्कॉलर्स है, उन सबका ये कहना था कि ये आरएसएस का जो क्लोज लिंक्स है इंडिया के रूलिंग पार्टी से, इंडिया के सरकार से, ये देख के उन सभी को लगा था कि इस पे ये सवाल उठता है कि क्या आरएसएस को क्या स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को फॉरेन एजेंट की तरह रजिस्टर करना चाहिए आरएसएस के लॉबिंग करते वक्त। मतलब क्या आरएसएस को फॉरेन एजेंट घोषित किया जाना चाहिए ये लॉबिंग पर्पसेस के लिए। अगर आरएसएस को फारा के अंडर रजिस्टर किया जाता, मतलब स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के ये काम के लिए अगर आरएसएस फॉरेन एजेंट लेबल होता, उस पे फिर स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोजर देना पड़ता। ये बताना पड़ता कि वो लोग कौन से इंसान से, कौन से लॉ मेकर से मिले, कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, कब मिले, क्या मैसेज भेजे, क्या ईमेल भेजे, जर्नलिस्ट को क्या बताए, जर्नलिस्ट को क्या ईमेल मैसेज भेजे, क्या कम्युनिकेशन भेजे, ये सारे जो है डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाता। तो आरएसएस ने फिर ये फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर नहीं किया, उन्होंने किया लॉबिंग एक्ट के अंडर, जिसके कंपैरेटिवली बहुत कम चीजें बताना पड़ता है, जिसमें बस बताना पड़ता है कि आपका ओवरऑल इशू क्या है, आपका स्पेसिफिक इशू क्या है, आपके लिए कौन कौन लॉबिंग कर रहा है और कितने पैसे आपको मिल रहा है ना। तो ये बात भी है कि अगर कायदे से, क्योंकि आरएसएस इतना क्लोजली एफिलिएटेड है भारत सरकार से और भारत के जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी है, ये सवाल बहुत सारे स्कॉलर्स ने उठाए थे कि इस पे कंसर्न रेज होते हैं, क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या आरएसएस को फॉरेन एजेंट या फॉरेन ग्रुप, फॉरेन एंटिटी घोषित किया जाना चाहिए, क्या उनको उन पे फारा लगना चाहिए। तो अगर लगते तो फिर हम आपके ये जो सवाल है कि आरएसएस क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या उसका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन से कुछ लेना देना है, वो हम ज्यादा बेहतर जान पाते हैं। मेघनाथ बोस, बिप्लब दास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर अनदर ग्रेट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया आज।
थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेघनाथ बोस हैं, ही इज़ एन अवार्ड विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और आप अमेरिका में रहते हैं, प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म है यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस में। आप एमए प्रोग्राम इन ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग को हेड करते हैं। और बिप्लब कुमार दास, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल से आपने मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में पिछले साल, और अब प्रिज्म रिपोर्ट्स के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप इन्वेस्टिगेटिव अपना काम कर रहे हैं।